नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। हम लोग इस सीरीज़ में, इसका नाम है व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन, पढ़ रहे हैं। उसमें पहुंच चुके हैं डार्विन एट माई DCF। सुनने में बड़ा अजीब नाम लगता है कि डार्विन ने मेरा DCF खा गया, लेकिन इसमें मेनली ये बताया गया है कि किस वजह से जो फंड मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, बैंकों में हमारा पैसा जो रखा रहता है या बड़े बड़े संस्थाओं के पैसे रखे रहते हैं, उस पैसे को लेकर के ये लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं। तो अगर वो बढ़ता है तो उसको बोलते हैं गुड परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म किया। ख़राब करता है तो उसको बोलते हैं अंडर परफॉर्मेंस। तो ऑथर आज के वीडियो में बताना चाहते हैं एन ओवरलुक्ड रीज़न फॉर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर्स। एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है, कारण है, जिसकी वजह से फ़ंड मैनेजर्स, मतलब जो फ़ंड को मैनेज करते हैं, वो ख़राब करते हैं, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते। और उसका एक ऐसा रीज़न है जो लोग ओवरलुक कर जाते हैं, लोगों को दिखता नहीं है। अगर हम लोगों को वो रीज़न पता चल जाए तब तो देख पाएंगे। अगर नहीं पता हो तो जिस वजह से ये फ़ंड मैनेजर्स ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाते, उस वजह के लिए हमको लगेगा हाय राम, ये तो मुझे सीखना चाहिए। मतलब कोई ऐसा तरीका है जिसको फंड मैनेजर्स यूज़ करते हैं और उसी की वजह से फेल होते हैं, ख़राब काम करते हैं, और हमको और आपको लगेगा ये सीखना चाहिए क्योंकि वो अच्छी चीज़ है। ये ऐसा ही है जैसे कि हम किसी आदमी को देखें जिसके पास कार वार है, महंगा फ़ोन है, और वो सिगरेट पीता है। अब वो आदमी सिगरेट पी के अच्छा काम कर पाता है कि ख़राब काम कर पाता है? जो कोई नया आदमी बोलेगा यार सिगरेट पी के ही तो उसका दिमाग काम कर रहा है, जबकि सिगरेट पीना सेहत के लिए भी ख़राब है। तो सिगरेट्स मैं इसको जोड़ रहा हूँ, बट इसको समझिए कि कोई ऐसी जानकारी है, ऐसा नॉलेज है जो फ़ंड मैनेजर्स के पास होता है, वो उसका इस्तेमाल करता है और उसी की वजह से उसका फ़ंड ख़राब परफॉर्म करता है, स्टॉक मार्केट में अच्छे से कमा नहीं पाता। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। एन ओवरलुक्ड रीज़न फॉर द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर्स। We encountered two harsh realities in the introduction of this book. About 90% of fund managers cannot beat and their performance has worsened over time. ऑथर कह रहे हैं शुरू में हमने आपको बताया कि मार्केट में जितने भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं उसमें से 90% लोग अंडर परफॉर्म करते हैं। और दूसरा, पिछले मेडिकल में जो आज से 200 साल पहले डॉक्टर काम करते थे, उससे आज बेहतर काम करते हैं। जानकारी को यूज़ कर लिया, दवाइयाँ सीख लिया, टेस्ट सीख लिया, तो अच्छा करते हैं। लेकिन पिछले कई सालों में ये जो फंड मैनेजर्स हैं ख़राब ही परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो ये लोग ख़राब परफॉर्म करते हैं और ये परफॉर्मेंस धीमे धीमे और ख़राब हुआ है, पिछले कई सालों में इम्प्रूव नहीं हुआ है। वाई डू फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म? तो सवाल ये है कि जो फंड मैनेजर्स होते हैं ये इतना ख़राब परफॉर्म क्यों करते हैं, अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं? और मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट इतना डाइसी है, इतना सीजनल है कि कोई इनसे पूछेगा नहीं कि आपने इतना ख़राब परफॉर्म क्यों किया, बिकॉज सभी लोग ख़राब परफॉर्म करते हैं। ये ऐसे जैसे सब एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहे हैं तो कोई किसी को डांटेगा नहीं, किसी को पूछेगा नहीं। टॉक टू अ डजन इनसाइडर्स एंड यू विल गेट अ डजन डिफरेंट रीजन्स फॉर दिस सॉरी स्टेट। बोलते हैं अगर 10-12 लोगों को मिलेंगे, अलग अलग लोगों से मिलेंगे और पूछेंगे क्यों फंड मैनेजर्स ख़राब करते हैं परफॉर्म, तो लोग 10 अलग अलग वजह देंगे, 10 लोग 10 बातें बताएंगे। वन ऑफ्ट रिपीटेड कंप्लेन इज़ दैट मिसअलाइनमेंट ऑफ इंसेंटिव्स फॉर द फंड मैनेजर्स। एक चीज़ है जो बार बार लोग बताते हैं कि फंड मैनेजर्स का जो इंसेंटिव है, मतलब अगर फंड अच्छा परफॉर्म करे चाहे ख़राब परफॉर्म करे तो उनको कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो गलत तरीके से। मिसअलाइनमेंट ऑफ इंसेंटिव्स हमने उसमें पढ़ा था सेम एज एवर में। अगर गलत इंसेंटिव्स हो तो गलत काम होगा। जैसे बैंकों में ढेर सारा लोन देना है तो तुम्हें सैलरी के साथ साथ बोनस मिलेगा, जितना ज़्यादा लोन दोगे उतना ज़्यादा बोनस मिलेगा। ये सही इंसेंटिव है कि गलत? गलत है, लेकिन एक टाइम पर यही इंसेंटिव था तो बैंकों ने ढेर सारा लोन दिया, बैंक डूब गए और लोग कमाते थे। उनको क्या चीज़ देखना चाहिए था? ढेर सारे सही लोन दो, ऐसे लोगों को लोन दो जो वापस कर सकते हैं, ये सही इंसेंटिव होता।
तो यहाँ कह रहे हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि फंड मैनेजर्स का इंसेंटिव सही नहीं अलाइंड है। फंड मैनेजमेंट कंपनीज गेट्स पेड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द फंड एंड नॉट इट्स परफॉर्मेंस। ओहो, कह रहे हैं जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनको जो पैसा मिलता है, उनकी कमाई है साइज़ ऑफ द फंड से, कि मैं 10 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा हूँ कि 100 करोड़ का फंड। तो जो आदमी 100 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जो 10 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है उसको कम पैसे मिलेंगे। जबकि होना चाहिए परफॉर्मेंस पे कि 10 करोड़ का अगर 20 करोड़ होता है तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, अगर 100 करोड़ का केवल 102 करोड़ होता है, 2 करोड़ बढ़ा तो आपको कम पैसे मिलेंगे। ऐसा होना चाहिए परफॉर्मेंस के ऊपर, ना कि साइज़ पर। बट ओवर लॉन्ग रन many researchers have found that an increase in the fund size can lead to declining performance। लेकिन लंबे समय में देखा गया है जैसे जैसे फंड का साइज़ बढ़ते जाता है, 10 करोड़ में अच्छा रिटर्न आता है, लेकिन यही जब 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ होता है तो उनका जो परफॉर्मेंस है, जो उनकी कमाई है, कम होती जाती है। उल्टा होना चाहिए, पैसे ज़्यादा आए तो पैसे ज़्यादा कमाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, in a study published in 2009 in the Journal of Financial and Quantitative Analysis, an analysis of actively managed funds in the US from 93 to 2002 demonstrated a significant inverse relation between fund size and fund performance। कह रहे हैं एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है, मैगजीन है, जर्नल ऑफ फाइनेंशियल एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें कि 1993 से लेकर 2002 तक के ढेर सारी कंपनीज़ जो कि फ़ंड मैनेज करती हैं उनको देखा गया, और देखा गया कि उनके परफॉर्मेंस और उनके साइज़ का रिलेशनशिप इन्वर्स है। छोटा फंड है तो ज़्यादा कमाई, बड़ा फंड है तो कम कमाई, ऐसा देखा गया सचमुच में। सिमिलरली in 1996 article in the journal Financial Services Review, the authors write once large equity funds do not outperform their peers। जो बड़े बड़े, उसमें दूसरी मैगजीन में लिखा गया था 1996 में कि एक बार आपका फंड बड़ा हो गया तब आप अपने पीयर्स से अच्छा नहीं कर सकते, मतलब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। दे गो ऑन टू एडवाइज़ इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्मॉलर फंड्स। इसलिए ये जो मैगजीन्स हैं बोलती हैं अगर कहीं पर ढेर सारा पैसा लगा हुआ है वहाँ मत लगाओ, छोटा फंड को मैनेज करो। अब देखिए, इसको पढ़ने के बाद थोड़ा मुझे लग रहा है कि अगर पैसे को परफॉर्म कराना है तो शायद बच्चे को पालने जैसा ही है। जहाँ पर 10 बच्चे पाले जा रहे हैं वहाँ पर एक बच्चा देंगे तो अच्छे से पलेगा, या जहाँ पर एक बच्चा पल रहा है वहाँ पर अगर इसको नहीं पढ़ा होता तो लगता है सबका भरोसा वो है जहाँ ज़्यादा पैसे जा रहे हैं वहीं पर मुझे भी देना चाहिए। होटल में वहीं जाइए, अगर होटल में खाना खाना है तो जहाँ ढेर सारे लोग जा रहे हैं वहीं जाइए, वहाँ ताज़ा खाना बार बार ख़त्म होता है तो नया खाना बनता है। आप गए ऐसी होटल में जहाँ पर कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा है तो 1 दिन का 2 दिन का बासी खाना पड़ा हुआ है, उसी को गर्म करके दे देगा आपको। इसलिए मैं हमेशा होटल जाता हूँ तो जहाँ भीड़ भड़का होता है वहीं जाता हूँ, वहाँ ताज़ी सब्जी, ताज़ा रोटी सब बना के देते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर फंड मैनेजर्स होते हैं वहाँ बड़ा फंड साइज़ हो तो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। लेकिन एक चीज़ है, जैसे मैं देख रहा था टाटा का म्यूचुअल फंड था, उस पर 500 करोड़ फंड साइज था, लेकिन वहीं जगह एक निपॉन है जिसमें 40,000 करोड़ है, लेकिन उनका रिटर्न ज़्यादा था लॉन्ग टर्म में बजाय कि टाटा के, क्योंकि ज़्यादा लोगों ने इधर पैसे दे रखा है, ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इस जगह को। अभी हम लोग जानते नहीं हैं कि फ़ंड साइज़ बड़ा किसको बोलेंगे, छोटा किसको बोलेंगे। हम लोग ये भी नहीं जानते हैं कि कितना गुड परफॉर्मेंस किसको बोलेंगे, एवरेज या बैड परफॉर्मेंस किसको बोलेंगे। अभी हम इस चीज़ को नहीं जानते, इसलिए हम लोग तुरंत इसको अप्लाई नहीं करेंगे। In some ways related to the problem of misaligned incentives, another reason fund managers underperform is that funds don't like to underperform market। सुनिए ध्यान से, एक और वजह से मिसअलाइनमेंट का प्रॉब्लम है, समझिए। प्रॉब्लम ऑफ मिसअलाइंड इंसेंटिव्स। मेरे पास मान लीजिए जैसे आपने कहा 40,000 करोड़ का फंड है, तो अब मुझे लगता है कि यार ऐसा करो, मार्केट से पीछे मत रहो। सेंसेक्स निफ्टी से, हाँ, सेंसेक्स या निफ्टी से पीछे मत जाओ। Yes, ironic isn't it? In their attempt not to underperform the market, funds end up underperforming। ये बड़ा उल्टा है, ये लोग डरते हैं, उनको लगता है लोग बाद में बोलेंगे मार्केट तो डबल ट्रिपल हुआ और ये लोग बेचारे
उसके पीछे रहे। तो ये लोग मार्केट के बराबर रहने के चक्कर में मार्केट से ख़राब परफॉर्म करते हैं। हियर इज़ हाउ, फॉर सिंप्लिसिटी सेक लेट्स अज्यूम देयर आर 10 स्टॉक्स इन इंडेक्स। इसको समझने के लिए आसान तरीके से समझिए, एक इंडेक्स है मतलब एक आप ग्रुप ऑफ शेयर खरीदना चाहते हैं, उसमें 10 स्टॉक हैं, ईच ग्रुप ऑफ कंपनीज़ हैं, उसमें 10 स्टॉक्स हैं, ईच विथ अ वेट ऑफ 10%। 10 स्टॉक हैं और हर किसी का वेट है 10%। इफ़ द फंड इन्वेस्ट $100 इन द मार्केट विथ $10 इन्वेस्टेड इन ईच बिजनेस, इट हैज़ परफेक्टली रेप्लिकेटेड द इंडेक्स। अब इंडेक्स मतलब जो मार्केट जो 10 कंपनीज में पैसा लगाता है वही हम भी लगाते हैं, तो हम इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं। जैसे मार्केट बढ़ेगा वैसे हमारा पैसा बढ़ेगा। इन सच केस इट्स एक्टिव शेयर इज सेड टू बी ज़ीरो। तो भैया हम कर क्या रहे हैं, जैसे मार्केट जा रहा है उसको हूबहू कॉपी कर रहे हैं, इसलिए लोग बोलते भी हैं कहीं मत लगाओ, जैसा इंडेक्स है उसी में लगा दो। तो आपने एज अ फंड मैनेजर क्या काम किया? ज़ीरो, कुछ काम नहीं किया। ये ऐसे ही है जैसे कि आपके रिम्पी स्कैन में काम चल रहा है और हमने एक मैनेजर लगा दिया। मैनेजर हर काम जो करता है वो मुझसे पूछ के करता है, हर एक काम, छोटे से छोटा डिसीजन भी मुझसे पूछ के कर रहा है। तो उसके रहने से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है? कुछ नहीं, क्योंकि सारे डिसीजंस मैं ले रहा हूँ। कह रहे हैं अगर आप सब कुछ इंडेक्स को देख करके ही कर रहे हो तो आपने कुछ एक्स्ट्रा नहीं कमाया। इफ़ द फंड इन्वेस्ट्स इन नन ऑफ दी स्टॉक्स इट्स एक्टिव शेयर इज़ 100%। लेकिन मान लो कि मैं फ़ंड मैनेजर हूँ, बोलता ठीक है स्टॉक मार्केट में ये इंडेक्स फंड है, ये 10 कंपनीज़ हैं जो अच्छे से जा रही हैं, मैं उनके जैसा नहीं पैसा लगाऊंगा, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा, अपनी बुद्धि लगाऊंगा। तो आपका शेयर है 100%। आपने 100% उनसे एक भी कॉपी नहीं किया, सब कुछ अपनी बुद्धि से लगाया, तो आपका एक्टिव शेयर मतलब आपका दिमाग का लगाया हुआ शेयर 100% है। अच्छा, दस एक्टिव शेयर इज़ अ मेजर ऑफ करेज एंड कन्विक्शन ऑफ फंड मैनेजर। मार्केट जैसे जा रहा है, अगर हूबहू मैं काम करूं तो मेरा दिमाग नहीं लगा रहा हूं मैं। मार्केट जैसा जा रहा है मैं उससे अलग हट करके कुछ करता हूं तो मैं दिमाग लगा रहा हूं। ये आप तब करते हैं जब आपके अंदर में फंड मैनेजर की तरह आपके अंदर में 2 चीज़ें हैं, करेज एंड कन्विक्शन, हिम्मत, और आपको भरोसा है कि जहां पैसा लगाया है वो पैसा बढ़ेगा। Those unwilling to risk their careers but happy to compromise returns for their investors have low active shares। अब इस चीज़ को समझिए, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि भैया अपनी नौकरी बचाओ, नाम ना ख़राब हो जाए, फ़ायदा हुआ तो भैया कोई बोलेगा नहीं, घाटा हुआ तो नाम ख़राब होगा। तो इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनविलिंग टू रिस्क देयर करियर्स हैं, कि अपना करियर को रिस्क नहीं लगाएंगे, दाव पे नहीं लगाएंगे। हैप्पी टू कॉम्प्रोमाइज़ रिटर्न्स, भले कम पैसे आएँ, रिटर्न्स कम आएँ, उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग लो एक्टिव शेयर करते हैं, वो जहाँ इंडेक्स जा रहा है उसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। द डेयरिंग वंस विलिंग टू स्टिक देयर नेक आउट एंड नॉट मिमिक द इंडेक्स हैव अ हाई एक्टिव शेयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेयरिंग वाले होते हैं, हिम्मती होते हैं, वो भीड़ में से अपना सर बाहर निकालते हैं और इंडेक्स को मिमिक मतलब कॉपी करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये हैं हाई एक्टिव शेयर, मतलब ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। 2013 फाइनेंशियल एनालिस्ट्स जर्नल आर्टिकल, द ऑथर एंटी पेटाजिस्तो calculates the active share of 1380 mutual funds in US in 2009 and concludes the performance of closest indexers had been predictably poor। 2013 में फाइनेंशियल एनालिस्ट्स जर्नल आर्टिकल आया था जिसमें एंटी पेटाजिस्तो ने लिखा था कि 1380 म्यूचुअल फंड हैं यूएस के 2009 के, उन्होंने इंडेक्स से ख़राब परफॉर्म किया, इंडेक्स मतलब मार्केट से ख़राब परफॉर्म किया। ही ऑल्सो पॉइंट्स आउट दैट फंड्स विथ हाई एक्टिव शेयर एड वैल्यू फॉर इन्वेस्टर्स। वो ये भी कहते हैं जिस फंड में लोग एक्टिवली दिमाग लगाते हैं वो ज़्यादा कमाता है। इफ़ द म्यूचुअल फंड ही एग्जामिन्ड ओनली 44% हैड एन एक्टिव शेयर ऑफ मोर देन 80%। ये जो 1380 म्यूचुअल फंड उन्होंने एग्जामिन किया था उसमें से आधे से कम ऐसे थे जिसमें कि फंड मैनेजर्स अपना दिमाग लगाते थे। 80% अपना मतलब दिमाग लगाते थे। 80% का मतलब ये है कि 10 शेयर में 8 शेयर मैं अपने हिसाब से खरीदूंगा, मार्केट के हिसाब से नहीं। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा है?
मोटे मोटे में एक फंड मैनेजर या तो हिम्मत करेगा या तो नहीं करेगा हिम्मत। जैसे हाँ, ये हमारे यहाँ परफेक्ट एग्जांपल है। स्कैन सेंटर में पेशेंट आया, अब उस पेशेंट को जांच जल्दी कराना है कि लेट कराना है। मान लीजिए जल्दी करा दिया, उसकी रिपोर्ट आधी अधूरी चली गई तो डांट पड़ेगी, तो वेट कराओ, जब मैडम या सर पूरी रिपोर्ट चेक कर लेंगे तब दें। अब इस बीच में मैडम और सर चले गए खाना खाने के लिए या किसी और काम करने के लिए, तो उस पेशेंट को 1 घंटे के बजाय 2 घंटे वेट करना पड़ा। लेकिन भाई आप उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, आप कहेंगे जब वो आएंगे चेक करेंगे तभी हम देंगे। तो ये है ज़ीरो शेयर, मतलब वहाँ जो मैनेजर काम कर रहा है वो दिमाग कम लगा रहा है। लेकिन वहीं पर एक ऐसा मैनेजर है जो बोलता है यार इस पेशेंट को जल्दी हमको भेजना चाहिए ताकि जल्दी इलाज हो सके। तो उसका अल्ट्रासाउंड किया, ब्लड टेस्ट वगैरह किया, रिपोर्ट आया। अब वो कंफर्म नहीं है कि इसको सर और इसको सही रिपोर्ट आई है कि नहीं, तो अपना फ़ोन उठा करके या तो पूछता है मुझसे, हम खाना खा रहे हैं तो बोलेगा सर 1 मिनट 2 मिनट थोड़ा बता देंगे सर, ये रिपोर्ट है, इस पेशेंट को जो हम भेज सकते हैं। तो बोलेंगे हाँ हाँ भेज दो, ये सही रिपोर्ट है भेज दो, ये गलत रिपोर्ट है रोक लो। तो इस कंडीशन में उस मैनेजर ने दिमाग लगाया अपना। क्यों दिमाग लगाया? ताकि मरीज़ को सुविधा हो सके, मरीज़ जल्दी जा सके। पहले वाला बोलेगा अरे सर मैडम को गुस्सा आ जाएगा, इसलिए उनको जो बोल रहे हैं वही करने दो, आएंगे देखेंगे, जब वो हाँ बोलेंगे तभी जाएगा पेशेंट। दूसरे वाले में उन्होंने दिमाग लगाया कि वो सर आएंगे तब तक लेट हो जाएगा, तो दिमाग खुद का लगाया। यहाँ पर भी कह रहे हैं ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड में दिमाग नहीं लगाते अपना। और एक और चीज़ का है, और जो लगाते भी हैं वो म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है उससे कम ही अंडर परफॉर्म करते हैं। अच्छा हाँ, जो लोग लगाते भी हैं अपना दिमाग, नहीं दिमाग नहीं लगाते हैं। देखिए इसमें कहा नहीं क्या, द परफॉर्मेंस ऑफ क्लोजेट इंडेक्सर्स हैड बीन प्रेडिक्टिवली पुअर। क्लोजेट इंडेक्सर्स मतलब मिमिक। ऊपर कहा था once large equity funds do not outperform their peers they go on advising। मुझे कहा था जो अपना दिमाग लगाता है, हाँ yes ironic isn't it, in their attempt not to underperform the market funds end up underperforming। here is how, for simplicity sake let's assume that यही वाला तो पार्ट है। इसमें कह रहा है in some ways related to problem of misaligned incentives another reason fund manager underperform is that funds don't like to underperform the market। हिंदी में बताइए क्या बोल रहे हैं आप। इन्होंने एक तो तरीका है जिसमें आप जैसे वो कर रहा है इंडेक्स फंड वैसे ही हमने भी किया, ठीक है। और दूसरे में इन्होंने इंडेक्स फंड के हिसाब से नहीं किया, अपने हिसाब से कुछ भी किया, लेकिन जो अपने हिसाब से किया उसमें भी ये लोग अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, इधर तो कहा इसने नहीं, एक मिनट, हाँ ये देखिए, those unwilling to risk their careers but happy to compromise returns for the investor have low active share, ठीक है। The daring ones willing to stick their necks out and not mimic the index have high active share, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है the author अनीति ने बताया the performance of closed indexers as predictably poor। He also points out that funds with high active share add value for investor। Of the mutual fund he examined, only 44% had active share, more than 80%। इसमें कौन सी जगह पर उसने कहा कि जो अलग करते हैं वो भी अंडर परफॉर्म करते हैं? ये नहीं कहीं नहीं कहा। तो ये वाला पार्ट क्या है फिर? ये 44% एक्टिव शेयर मोर देन, ये कह रहे हैं जो 1380 म्यूचुअल फंड लिया उसमें से आधे से कम थे जिसमें एक्टिवली लोग दिमाग लगाते थे। जैसे मैं आपको अगर भेज दूँ वहाँ पर अल्ट्रासाउंड करने के लिए या पेशेंट देखने के लिए, आप अपना दिमाग लगाओ ही ना, चुपचाप जो बोला गया है वही करो, फोटोकॉपी मशीन की तरह। जहाँ दिमाग नहीं लगाओ वहाँ पर ख़राब परफॉर्मेंस होता है। और ये कह रहा है 1380 म्यूचुअल फंड में से 44% में एक्टिव शेयर था, बस 44% मतलब आधे से कम में। हैव यू हर्ड ऑफ द सेइंग दैट नो वन गेट्स फायर्ड फॉर हायरिंग IBM? बहुत अच्छी कहावत है यार। क्या आपने कभी ऐसा सुना है, नो वन गेट्स फायर्ड फॉर हायरिंग IBM, कि किसी को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा अगर आपने IBM को हायर किया? नहीं समझे? मान लीजिए मेरी बड़ी कंपनी है, नई कंपनी है और मुझे नौकरी पे रखना है किसी को,
किसको नौकरी पे रखें, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। तो रिज्यूम देखा, अच्छा ये आदमी IBM से आया है, इसको रख लो। अब वो आदमी अच्छा काम करेगा नहीं काम करेगा इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपका बॉस बोलेगा इसको क्यों रखा है, तो बेकार आदमी है, अरे सर ये IBM से था, अच्छा IBM वाला था, तब तो ठीक है। लोग IIT के लोगों को रख लेते हैं, बड़े कॉलेज के, किसी बड़ी कंपनी में जॉब करते हैं उनको रख लेते हैं। लोग दिमाग नहीं लगाते कि वो एक्चुअली वो आदमी कितना अच्छा है काम करने में। समथिंग सिमिलर सीम्स टू बी गोइंग ऑन द फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री। ऐसा ही कुछ फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में होता है। इफ़ अ फंड मैनेजर हैज़ लो एक्टिव शेयर्स दे आर अनलाइकली टू गेट बीटन बाय द मार्केट बाय अ सिग्निफिकेंट मार्जिन एंड सिंस एवरीवन एल्स इज द सेम बोट द रिस्क ऑफ गेटिंग फायर्ड इज रिलेटिवली लो। देखिए अभी हमने आपको दिखाऊंगा मैं, हमारी वो बुक है ना स्टॉक की, जो हमने आधी से ज़्यादा बना रखी है, हैप्पियर स्मार्टर करके, रिचर वाइजर हैप्पियर। अच्छा, उसमें करीब 10-12 लोगों का नाम है जो बहुत अच्छा परफॉर्म किए फंड मैनेजर्स, लेकिन उन सबको बदनामी मिलती थी। मार्केट जैसा इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये वैसा नहीं करते थे, लोग गालियाँ देते थे उनको। लोग इसी से कह रहे हैं बचना चाहते थे। अगर आप वैसा ना करें जैसा मार्केट कह रहा है, जो जैसा मार्केट कर रहा है, तो आपको गालियाँ मिलेगी। तो कह रहे हैं ज़्यादातर लोग मार्केट को बीट ना करने के चक्कर में, अनलाइकली टू गेट बीटन बाय द मार्केट, वो लोग उसी बोट में कि भैया तुम भी घाटा कर रहे हो, हम भी घाटा कर रहे हैं, सब घाटा कर रहे हैं, तो हमको कोई डांटेगा ही नहीं। यही जब हाउसिंग बबल आया था तो माइकल बरी ने मार्केट के अगेंस्ट में लगाया था। पूरी टीम, पूरी की पूरी कंपनी, सारे जितने लोगों ने पैसे दिए थे सब उसको गरी आ रहे थे। हाँ, एग्जैक्टली। At least one thing fund managers have learned from herbivores in the wild is that there is a safety in numbers. कहते हैं जो हर्बीवोरस जानवर हैं, मतलब जो घास खाते हैं, कौन कौन से जानवर हैं हर्बीवोरस? गाय, भैंस, हिरन, ये सब के सब एक चीज़ तो जानते हैं कि भीड़ में रहो, देयर इज़ सेफ्टी इन नंबर्स। अकेले रहोगे तो शेर शिकार कर लेगा, भीड़ में रहोगे तो शेर नहीं शिकार कर पाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो फंड मैनेजर हैं, बोलते भैया वही करो जो भीड़ कर रहा है, अलग से मत दिमाग लगाओ, नहीं तो लोग डांटेंगे, शायद नौकरी से निकाल दिया जाए। देयर आर मेनी अदर रीजंस फॉर फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्मेंस। तो एक तो ये कह रहे हैं कि लोग मार्केट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, बस अपना दिमाग नहीं लगाते, रिस्क नहीं लगाते। इसके अलावा भी कुछ और वजह है। फॉर एग्जाम्पल, पुअर परफॉर्मेंस ऑल्सो कोरिलेट्स विथ हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर। वो भी फंड बहुत ख़राब परफॉर्म करते हैं जिसमें कि पोर्टफोलियो टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैंने कोई स्टॉक ख़रीदा, उस स्टॉक को ख़रीदने के बाद अगर नहीं लगा, इसको जो लिया उसको बेच दो, फिर से ख़रीदो, फिर बेच दो, फिर ख़रीद लो, इसको बोलते हैं हायर पोर्टफोलियो टर्नओवर। मतलब उस पैसे से आप बार बार खरीद रहे हो स्टॉक्स, ऐसा नहीं कर रहे हो कि लेकर रख दिया बस। अच्छा, इसमें क्या नुकसान होगा? बार बार खरीदने में क्या नुकसान होगा? महंगा ले लेंगे आप, महंगे रेट पे लेंगे। एक तो महंगा हो सकता है, दूसरा एक चीज़ बोलते हैं चर्निंग। हर बार जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो क्या होता है, आप ब्रोकरेज देते हैं। हर बार जब आप खरीदते हैं बेचते हैं तो ब्रोकरेज, दलाली देते हैं, तो आपका ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट ब्रोकर चाहते हैं कि आप बार बार उनसे बिचवाएं। तो कह रहे हैं पुअर परफॉर्मेंस ऑल्सो कोरिलेट्स विथ हायर परफॉर्मेंस टर्नओवर, ओनिंग स्टॉक्स विद ग्रेटर लिक्विडिटी। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। लिक्विडिटी मतलब अरे यार इसको फटाफट बेच दो। अभी कोई बता रहा था कि मुझे ज़मीन खरीदना है, तो बोलते हैं वो स्टॉक बेच देते हैं। आपके राकेश झुंझुनवाला ने यही किया, घर बनाने के लिए क्रिसलर का 100 करोड़ का स्टॉक बेच दिया। बाद में वो स्टॉक पता है कितने का हो गया? कुछ साल बाद 33,000 करोड़ का। 100 करोड़ का घर बनाने के लिए अपना स्टॉक बेचा और वो 100 करोड़ का स्टॉक बाद में 33,000 करोड़ का हो गया। और उस घर की प्राइस अभी 170 करोड़। और बेचारा घर बना था वो मुश्किल से 100-150 करोड़ है। तो लोग लिक्विडिटी वाला स्टॉक, इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत तेज़ ग्रो होने वाले स्टॉक्स पे पैसा लगाते हैं। हायर एक्सपेंस रेशियो, ये हायर एक्सपेंस रेशियो क्या है मुझे नहीं पता, इसको मालूम करना पड़ेगा। एंड मेनी अदर फैक्टर्स, यू कैन फाइंड ऑल दीज एंड मेनी मोर रीजंस फॉर डिसमल परफॉर्मेंस ऑफ फंड मैनेजर्स इन न्यूमरस रिसर्च आर्टिकल्स इन प्रेस्टिजियस फाइनेंशियल जर्नल्स। कह रहे हैं आप इस तरह के ढेर सारे वजह पाएंगे अच्छे आर्टिकल्स में कि क्यों फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म करते हैं। अब
हमने अभी तक अपना वीडियो स्टार्ट नहीं किया। ये तो बता रहे हैं लोग क्या कहते हैं। ऑथर कहते हैं एक ऐसा वजह है जो हम सब ओवरलुक करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलुक मतलब नहीं देखते, कुछ और देखने लगे। ध्यान नहीं देते। वो बता रहे हैं अब। वॉट यू विल नॉट फाइंड इन दीज आर्टिकल्स इज क्रक्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो हम बता रहे हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इस सब आर्टिकल्स में नहीं दिया जाता, मैगजीन्स में नहीं दिया जाता। I believe a crucial reason for continued underperformance of fund manager is their focus on future reward while ignoring the treasures of the past. कल जब हमने इस चैप्टर का शुरुआत किया था तो हमारे डार्विन कहते हैं जब किसी जीव जंतु को देखो, कीड़े को देखो, सांप को देखो, तो ऐसे मत देखो कि ये आगे कितना साल तक ज़िंदा रहेगा, आगे क्या करेगा। आप ये देखो कि यार एक पिछले कई 100 सालों से ज़िंदा रहा है, भगवान की ये कलाकृति ऐसी बनाई गई है कि अभी तक ज़िंदा है। यही कहते हैं वॉरेन बफेट कि जब मैं किसी कंपनी को देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अब तक उसने कितना कमाया, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आगे कितना कमाएगा। अगर हम किसी को नौकरी पे रखें तो हम उसको देखें कि तुमने पास्ट में कैसा काम किया है, ना कि भविष्य में उसकी प्रॉमिस। तो कह रहे हैं ज़्यादातर फंड मैनेजर्स इसलिए गलत परफॉर्म करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर पर फोकस करते हैं। देयर फोकस ऑन फ्यूचर रिवॉर्ड्स इग्नोरिंग द ट्रेजर ऑफ द पास्ट। जबकि पास्ट में, उस कंपनी के पास्ट में बहुत से ऐसे ट्रेजर्स हैं जो देखते ही नहीं, वो लोग ओवरलुक कर देते हैं। वी एट नालंदा परस्यू द प्रोफेशन ऑफ इन्वेस्टिंग द सेम वे एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डू। बोलते हैं हम नालंदा में हम वैसे ही काम करते हैं कंपनीज के साथ में जैसे एक बायोलॉजी का प्रोफेसर काम करता है। वी इंटरप्रेट द प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री। जब भी हम प्रेजेंट में कोई स्टॉक देखते हैं तो हम भविष्य से नहीं कंपेयर करते, हम कंपेयर करते हैं उसके इतिहास से, हिस्ट्री से। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी डज नॉट मेक प्रेडिक्शंस एज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री डू। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में ये बताया जाता है कि ये केमिकल को मिक्स करोगे तो ये होगा। फिजिक्स में भी ऐसा बोला जाता है, अगर हम ग्रेविटी का इस्तेमाल करेंगे, लाइट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हम कर सकते हैं। बायोलॉजी ऐसे नहीं पढ़ाता। नॉर डू वी, बोलते हैं हम भी बायोलॉजी के हिसाब से पास्ट को स्टडी करते हैं, फ्यूचर को नहीं। इंस्टेड आवर इन्वेस्टमेंट अप्रोच अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द प्रेजेंट बाय इंटरप्रेटिंग व्हाट अकर्ड इन द पास्ट। हम ये बोलते हैं भैया ये कंपनी अच्छी है, क्यों? क्योंकि इसने पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में ये अच्छा काम किया है, बस। In an essay on theory of evolution, the late Harvard paleontologist Stephen Jay Gould wrote, "The present becomes relevant and the past therefore becomes scientific only if we can sum the small effects of present process to produce observed results. We could have been writing about the way we invest." अच्छा, he could. एक पैलेंटियोलॉजिस्ट हैं जो इतिहास को, एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, प्रजातियों के एवोल्यूशन को। वो कह रहे हैं आपका प्रेजेंट बहुत रेलेवेंट है एंड द पास्ट देयरफॉर बिकम्स साइंटिफिक। इसलिए पास्ट बहुत साइंटिफिक है, इसको मैं समझाता हूँ। अभी आज मैं और बड़ी मम्मी डिस्कस कर रहे थे कि शिरीष को मेडिकल नहीं, वैभव को मेडिकल में जाने का मन कर रहा है। उसने बायोलॉजी का पेपर, 12th का पेपर फिर से देने के लिए सोचा है। तो इसका मतलब कि उसको जो बचपन में पाला गया है वो अच्छा पालन पोषण हुआ है, तभी तो ये रिज़ल्ट आया। बचपन में आपको पाला पोसा गया, आपकी मम्मी ने आपको पैदा किया, दादा दादी ने आपको 12th तक पाला पोसा। 12th के बाद में अब 3-4 साल से आप 5 साल से यहाँ हैं। 5 साल हो गया, 4 साल से यहाँ हैं। तो 4 साल और 15 साल और 1 साल जो मम्मी के साथ थे, इन सब ने कुछ न कुछ सही हुआ होगा, तभी तो आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कोई आदमी है वो बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ, बहुत अच्छे स्कूल में गया, टॉप किया, और उसके बाद एक दिन जाकर के ड्रग्स लेना शुरू कर दिया उसने। अगर वो ड्रग्स ले रहा है, इसका मतलब उसके साथ चाहे अच्छा स्कूल, अच्छा कॉलेज, अच्छी पढ़ाई है, वो सब गड़बड़ रही होगी, तभी तो ये ड्रग्स ले रहा है। कह रहे हैं द प्रेजेंट बिकम्स रेलेवेंट। जो अभी है वो रेलेवेंट हो जाता है एंड द पास्ट देयरफॉर बिकम्स साइंटिफिक। तो आप कह सकते हैं कि पास्ट सही था। ओशो कहा करते थे, और बड़ी अच्छी लॉजिक है इसमें, कि जो लोग भी एनलाइटेंड हो जाते हैं, महान लोग हो जाते हैं, ओशो भी कहते थे और स्टीव जॉब्स भी कहते थे,
कि जो भी महान लोग हो जाते हैं उनका इतिहास उल्टा लिखा जाता है, उनके बारे में खोजा जाता है। देखो ये पैदा हुआ था तो यहाँ पैदा हुआ था, इसको दादी ने ऐसे पाला था, फिर कॉलेज में गया था तो ऐसे कॉलेज में गया था। जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो उसका पास्ट साइंटिफिक हो जाता है। हर कोई पूछता है कि आपने कैसे पाला, बताओ, हम अपने बच्चे को ऐसे ही पालना चाहते हैं। बोले यही इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सच है। हाउ एक्सट्रीमली स्टूपिड नॉट टू हैव थॉट ऑफ दैट। कह रहे हैं इस चीज़ को देखिए, हमने पढ़ लिया, अभी भी हमारे दिमाग में ये नहीं गया कि यार पास्ट को कैसे स्टडी करेंगे, क्योंकि जब भी आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, मैं समझ गया। हाँ, इन्होंने कहा कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते। अभी जैसे आजकल मैं फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट कर रहा था कि आजकल डिफेंस बहुत बढ़ रही है, डिफेंस लाइन में पैसा लगाओ, सस्ते सस्ते स्टॉक्स मिल जाएंगे, लगा दो। लेकिन अभी जब इसने कहा कि आप फ्यूचर मत प्रेडिक्ट करो, अब मान लो डिफेंस में लगा दिया मैंने पैसा और अभी कुछ महामारी आ जाए, अभी बंद ना, कोई ये कुछ नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा बढ़िया रहेगा जो कंपनी अच्छा ROC 10 साल से दिए आ रही है, अच्छा चल रहा है, उसमें लगा दूँ मैं, तो वो बढ़िया रहेगा, बजाय कि मैं देखूँ अरे डिफेंस बढ़ा, डिफेंस में लगाओ। आजकल ग्रीन एनर्जी बढ़ रही है, वहाँ बड़ौदा में प्लांट बना दिया अडानी ने, तो काम हो रहा है ग्रीन एनर्जी, तो उस पर लगा दो। तो ये मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपये हैं और मुझे किताबें खरीदनी हैं, अच्छी किताबें खरीदनी हैं पढ़ने के लिए, तो कौन सी किताब खरीदूँ? जो 2024 में छपी हैं वो, या जो 90 में छपी हैं, या 500 साल पहले छपी हैं, या 100 साल पहले छपी हैं? मुझे अच्छी किताब चाहिए पढ़ने के लिए, रिस्क नहीं चाहिए एकदम। मेरे पास यही 10,000 रुपये हैं और अच्छी किताब चाहिए। जो 2024 में छपी हैं उसका भी भरोसा नहीं, क्योंकि लोगों ने पढ़ा नहीं है। इसलिए हम जाएंगे हिस्ट्री में, खोजेंगे जो पहले से लोगों ने पढ़ लिया है। मैं ऐसे खरीदता भी हूँ। मैं जब बुक्स खरीदता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसके ऊपर कितना रिव्यू है, कितने अच्छे रिव्यू, वो तो बाद में, कितने रिव्यू हैं। अगर किसी किताब को 10,000 रिव्यू हैं, इसका मतलब 10,000 लोगों ने उसको पढ़ा है। और अगर कोई बुक ऐसी है जिसको केवल 10 रिव्यू है तो मैं भी नहीं खरीदूँगा। इतिहास मुझे पता नहीं उसका, ऐसी कंपनीज का भी होना चाहिए। इतिहास खोजो। लोग फोकस करते हैं फ्यूचर पे, अरे यार ये अच्छी लग रही बुक, ये अच्छा लग रहा है स्टॉक। ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पास्ट को खोजना बोरिंग है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना एक्साइटिंग है, मज़ा आता है उसमें। बट ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, कैसे वो करते हैं हम लोग बाद में देखेंगे। और कल का भैया चैप्टर तो बहुत बड़ा है, उसके बाद का चैप्टर बहुत बोरिंग है, और फिर बोरिंग है, फिर लंबा है। मेरे साथ आपको झेलना पड़ेगा। चलिए धीमे धीमे करेंगे। इस चैप्टर का नाम है डार्विन एट माई DCF। पूरी स्टॉक मार्केट की इंडस्ट्री में हर आदमी DCF चेक करता है। जैसे मरीज आता है तो उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है ना? तो ऐसे ही जब कोई स्टॉक खरीदता है फंड मैनेजर, बड़ा आदमी, तो उसका DCF देखता है। DCF मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो, के भविष्य में कितना कमाएगा ये बोल रहे हैं। अब मैं नहीं देखता उसको, मैं क्या देखता हूँ? उसका पास्ट, ROC, हाँ, उसका पास्ट का ROC। हर कंपनी का पास्ट। ये नहीं कह रहे कि पास्ट देखो, इस चैप्टर में वो पास्ट की बात कम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भविष्य मत देखो, भविष्य देखोगे तो बायस्ड हो जाओगे। ठीक है, तो कल और पढ़ते हैं।